हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ईबीएस से रिलेटेड होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और इसके सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार लास्ट तक जरूर देखिए। तो हमारा टॉपिक है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। मेरे घर से मेरे स्कूल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। इस रास्ते पर भले ही लोगों को चलने में दिक्कत होती हो, परंतु हम दौड़ते हुए चले जाते हैं। इस कहानी का संदर्भ उत्तराखंड राज्य से लिया गया है, यानी ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते आपके उत्तराखंड राज्य में देखने के लिए मिलते हैं। शिक्षक बताता है इस कहानी के माध्यम से कि पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्ते और बर्फीले रास्तों में चलने में अंतर और कठिनाइयों के बारे में इसमें समझ प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं ट्रॉली से यात्रा के बारे में। तो ट्रॉली की गाड़ी का उपयोग सामान्यतः उस स्थान पर किया जाता है जहां पर स्थल मार्ग संभव न हो। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं ऊंचे पहाड़, बर्फ आदि वाले स्थानों पर हम ट्रॉली से यात्रा करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तार की सहायता से छोटी ट्रॉली को जोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार की गाड़ी का प्रयोग सर्वाधिक लद्दाख में किया जाता है, यानी ट्रॉली से यात्रा आपकी कहाँ पर की जाती है, तो लद्दाख में। नेक्स्ट है आपका वर्ली चित्रकारी। तो वर्ली चित्रकारी आपका महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान इत्यादि के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका निर्माण फूलों, पत्तियों, सब्जियों व खनिजों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं पट्टा चित्रकारी के बारे में। तो पट्टा चित्रकारी भारत के उड़ीसा राज्य में की जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर भिन्न प्रकार के चित्र निर्मित किए जाते हैं और इसमें सर्वाधिक महत्व प्राकृतिक चित्रों को दिया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कलमकारी चित्रकारी के बारे में। तो कलमकारी चित्रकारी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की सुंदर आकृतियां कपड़ों के ऊपर निर्मित की जाती हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मधुबनी चित्रकारी के बारे में। मधुबनी चित्रकारी बिहार राज्य में की जाती है। इसमें फूल, पत्तियां और जानवरों, इंसानों आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें चित्रों में उभार देने के लिए चावल के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है और इसमें प्राकृतिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पश्मीना बुनाई। तो पश्मीना बुनाई जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में की जाती है। पश्मीना बाल पश्मीना बकरी से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाल मनुष्यों की तुलना में, यानी पश्मीना जो बकरी होती है, इसके बाल मनुष्यों की तुलना में 6 गुना पतले होते हैं। पश्मीना शॉल दुनिया के सबसे महंगे शॉल में से एक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली बुनाई मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में की जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर बुनाई की जाती है जो विशेष रूप से आकर्षक लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई ये विशेष बुनाई है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर बुनाई करके विशेष डिजाइन तैयार किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जामदानी बुनाई। जामदानी बुनाई भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में की जाती है। इसमें भी कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। अब हम बात करते हैं पर्वतारोही के बारे में। तो अपने जीवन की उपलब्धि व अपने देश की उपलब्धि के लिए पर्वतों पर चढ़ने वालों को हम पर्वतारोही कहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चलते हैं। पर्वतारोही अपने साथ डबल प्लास्टिक सीट रखते हैं जिसका प्रयोग वे अपना टेंट बनाने में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलबरूनी। अलबरूनी कौन थे, ये कहाँ से भारत में आए थे? तो यह एक विदेशी यात्री थे। यह उज्बेकिस्तान से भारत आए हुए थे। यह महमूद गजनवी के समय में भारत आए थे। इन्होंने भारत की संस्कृति और रहन सहन का वर्णन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, जिसका दूसरा नाम है तहकीक हिंद में इसने भारतीय तालाबों का विशेष वर्णन किया और भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। यहाँ तालाबों के किनारे चौड़े चबूतरे बनाए जाते हैं।
तालाब में पक्की सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है। अत्यधिक भीड़ न होने पाए इसलिए चढ़ने व उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में। तो पशुओं की त्वचा पर पाए जाने वाले पैटर्न उनके त्वचा पर पाए जाने वाले बालों के कारण होते हैं। जिस पशु की त्वचा पर बाल नहीं होते उनमें कोई पैटर्न नहीं पाया जाता। जलवायु के कारण पशुओं की त्वचा का रंग काला या गोरा होता है। अत्यधिक तापमान में रहने से त्वचा काली पड़ जाती है, जबकि न्यूनतम तापमान पर रहने से त्वचा गोरी या सफ़ेद होने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ यह भालू के जैसा दिखता है पर यह भालू नहीं होता। ये दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। यह पेड़ों से उल्टा सिर लटकाकर लगभग 17 घंटे सोता है। यह सप्ताह में एक बार मल मूत्र त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। यह एक अच्छा तैराक माना जाता है और ये एक शाकाहारी जीव है। यह 270 डिग्री तक अपना सिर घुमा सकता है। यह एक बार खाया हुआ भोजन पचाने में लगभग 30 दिन का समय लेता है। इसका औसत जीवन काल 40 वर्ष का होता है। इसकी औसत गति 3 मीटर और खतरा होने पर यह 3.5 मीटर तक चलता है। ये 23 इंच लंबा हो सकता है। अपना पूरा जीवन ये 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ पर 30 से 40 दिन लटका रहता है, एक ही स्थान पर और एक ही पेड़ पर यह लटकता है। यह एक अच्छा तैराक माना जाता है और ये एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष रहता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और खाने पर ये एक पेड़ की पत्तियां खाने पर ये 5 साल लगा देता है। एक पेड़ पर पूरी पत्तियां खाने के बाद ये दूसरे पेड़ पर चला जाता है। यह अपने पूरे जीवन में लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है। इसकी औसत आयु लगभग 40 वर्ष मानी जाती है। 40 वर्ष कैसे मानी जाती है? क्योंकि ये एक पेड़ पर 5 साल रहता है और ये लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है, तो इसलिए कहते हैं, कहा जा सकता है कि इसकी औसत आयु 40 वर्ष होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हाथी के बारे में। तो हाथी भारत का विरासत पशु है। ये धरती पर खड़े खड़े सोता है। ये 2 से 4 घंटे आराम करता है और 4 पैरों वाला ये जीव है परंतु कूद नहीं सकता। NCERT में नंदू हाथी कहलाता है। इसका गर्भधारण काल 22 महीने का होता है। 99% मामलों में हाथी एक बच्चे को जन्म देता है। कान के पीछे वाले भाग को हम कनूले कहते हैं, यानी हाथी के कान के पीछे वाला जो भाग होता है जो गुलाबी रंग का होता है उसे हम कनूले कहते हैं। सबसे मुलायम व गुलाबी रंग का भाग कनूले होता है। इन्हें दिन में कम दिखाई देता है एवं रात में इन्हें ज़्यादा दिखाई देता है। केवल 35% भोजन ये पचा पाते हैं। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हथनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। नर बच्चे समूह को छोड़ देते हैं। कीचड़ में खेलना हाथी को ज़्यादा पसंद होता है और इसकी त्वचा संवेदनशील होती है। सामान्य हाथी का भोजन औसतन 1 कुंतल यानी 100 केजी होता है। हाथी के 3 माह के बच्चे का वजन 200 केजी यानी 2 कुंतल होता है। औसत आयु इसकी 70 वर्ष होती है। यह अपने कानों का प्रयोग सुनने के साथ साथ हवा करने के काम में भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सांप के बारे में। तो सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। सांप के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। भारत में जहरीले सांपों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 1 नाग, नंबर 2 अफाई, नंबर 3 करेंट, नंबर 4 दवैया। यानी ये भारत में जहरीले सांपों की 4 प्रजातियां हैं आपकी। नाग को हम किंग कोबरा भी कहते हैं और नाग एकमात्र सांपों की ऐसी प्रजाति है जो बच्चे देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है। सांप के 2 दांत होते हैं जो जहरीले और खोखले भी होते हैं, जिसका प्रयोग दूसरों तक जहर पहुंचाने में सांप करता है। सांप के दांत तो पाए जाते हैं परंतु ये अपना भोजन निगल करके करता है। सांप का शरीर जितना गर्म होता है भोजन उतना जल्दी पच पाता है। यानी सांप का शरीर जितना गर्म होगा उतना ही जल्दी सांप का भोजन पचेगा। दूध पीने से सांप के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए सांप दूध नहीं पीता। इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सांप की औसत आयु लगभग 10 से 12 वर्ष होती है। सांप के बाहरी कान नहीं पाए जाते। सांप त्वचा पर उत्पन्न हुए कंपन की सहायता से ध्वनि को महसूस करते हैं।
सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये अपने भोजन के रूप में चूहों को खा जाता है, जिससे किसान के फसल की रक्षा होती है। सांप की पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रजाति अजगर है। सांप को काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, जिसे सीरम के नाम से जाना जाता है। सीरम सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से मिल जाता है। भारत में जो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, सभी प्रकार के सांप जहरीले नहीं होते हैं। सभी सांप के काटने से मृत्यु नहीं होती है। नाग या कोबरा, ये अपने बच्चे के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है और अंडे को पालने के बाद ये खा भी जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि सांप की कौन सी प्रजाति है जो अपने अंडे और बच्चे पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। तो आंसर में होगा आपका नाग। ऑप्शन में दिए होंगे जैसे कि नाग, करेंत, अफाई, दुबैया, तो सही आंसर होगा आपका नाग। अजगर पृथ्वी का सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई लगभग 30 फीट हो सकती है और ये किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये चूहों को खाते हैं। इसकी औसत आयु आपसे पूछी जा सकती है। सांप की औसत आयु लगभग होती है 10 से 12 वर्ष। ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है 8 से 12 या फिर 10 से 12, तो सही आंसर होगा आपका 10 से 12 वर्ष। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीली व्हेल के बारे में। तो यह एक स्तनधारी जीव है। ये फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नीली व्हेल पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी जीव है। यह सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मकड़ी के बारे में। तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी कीट वर्ग का अपवाद मानी जाती है। इसकी मादा प्रजनन के पश्चात अपने नर को जान से मार देती है। यह एक सामाजिक जीव नहीं मानी जाती। यह समूह में रहने वाला जीव नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशम का कीड़ा। तो इसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। इसका नर आसानी से मादा को उसकी गंध द्वारा कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेर के बारे में। तो शेर जंगल का राजा होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसकी औसत आयु लगभग 14 वर्ष होती है। इसका अंकन अशोक स्तंभ यानी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह वाराणसी सारनाथ से लिया गया है। शेर 18 पाउंड मांस खा सकता है। 36 फीट ऊंची छलांग लगाता है और ये बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव है। रेशमी गुच्छे वाली इसकी पूंछ पाई जाती है और इसकी पूंछ 5 से 7 महीने में दिखाई देती है। जन्म के समय बच्चे को शावक बोलते हैं। इसके बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। शेरनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। सबसे बुजुर्ग शेरनी झुंड की नेता होती है। नर बच्चे 2 से 3 वर्षों में समूह को छोड़ देते हैं और इसके बच्चे को हम शावक कहते हैं। 8 शावक में से एक ही जिंदा रह करके बच पाता है। शावक के बारे में बताएं तो ये 1 सप्ताह में इनकी आंखें खुलती हैं। शावक 3 सप्ताह में चलना शुरू करते हैं। मनुष्य की तुलना में ये 6 गुना देख सकते हैं। यह अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के माध्यम से करते हैं। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। इसे एशिया में शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। एक बार पेट भर के मांस खाने के बाद ये 18 घंटे तक सोते हैं। शेर की मूंछ की विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो मूंछ का बाल बहुत पतला होता है, जिससे ये दिशाओं का ज्ञान आसानी से कर सकते हैं। हवा से पत्तियों के हिलने और जीभ के द्वारा भागने से हिलने का आसानी से इसमें अंतर कर लेते हैं। देखने की क्षमता इनकी मनुष्यों की तुलना में 6 गुनी होती है। जिनकी क्षमता मनुष्य की तुलना में 6 गुनी होती है वो है शेर, बाघ और चीता। जिनकी मनुष्यों की तुलना में जो क्षमता होती है देखने की वो 4 गुनी होती है। 4 गुनी किस किस की होती है? तो गिद्ध, बाज और चील की। और शेर अपने मूत्र के माध्यम से यह इलाके का निर्धारण करते हैं। शेर जिस क्षेत्र या इलाके में रहते हैं वे दूसरे शेर को मूत्र के गंध से पहचान लेते हैं और अपने इलाके से दूसरे शेर को भगा देते हैं। इसकी दहाड़ जो होती है वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शेर का अंकन कहाँ पर किया गया है? तो शेर का अंकन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है, जिसमें शेर का अंकन दिया गया है। नर शेर एक दिन में लगभग 7 किलोग्राम मांस खा सकता है, जबकि मादा शेर केवल 5 किलो मांस ही खा सकती है।
अब हम बात करते हैं बाघ के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। यह भारत के साथ बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, इन सभी का राष्ट्रीय पशु है। इसकी औसत आयु लगभग 26 वर्ष होती है। इसकी मादा का गर्भधारण काल 3.5 महीने का होता है। यह एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बाघ की अधिकतम आवाज़ 18 हर्ट्ज होती है। यह 65 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ 30 फीट लंबी छलांग लगा सकता है और 12 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। इसके बच्चे का वजन 500 ग्राम से 1500 ग्राम, यानी हम कह सकते हैं कभी कभी देखने के लिए मिलता है आधा किलो से 1.5 किलो, और कभी कभी 1.5 से 2 किलो भी देखने के लिए मिलता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ शक्ति एवं जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। इनके शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं, जो कि मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह से यूनिक होती हैं। पूरी दुनिया में सर्वाधिक बाघ अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। पूरी दुनिया में बाघों का शिकार व उनके अंगों का व्यापार पूर्णतया प्रतिबंधित है। बाघों के समूह को हम स्ट्रीक कहते हैं। मांसाहारी जीवों में बाघ तीसरा सबसे बड़ा जीव है, जबकि यह बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार के बाघ साइबेरियन बाघ होते हैं। बाघ के शरीर में सबसे मजबूत उसकी टांगें होती हैं। यह मरने के पश्चात कुछ समय तक अपनी टांगों पर खड़ा रह सकता है। इसके पैर का तलवा गद्देदार होता है। ये बिना आहट से अपने शिकार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह पूर्णतः मांसाहारी जीव है, जिसका पसंदीदा भोजन होता है जंगली भैंस, सूअर, हिरन आदि। बाघ का वजन 363 केजी तक होता है और ध्रुवीय भालू के बाद सभी मांसाहारी में दूसरे स्थान पर बाघ का सबसे बड़ा स्थान है। बाघ एक रात्रिचर जीव है। यह अपना अधिकांश शिकार रात्रि में करता है। इसकी दृष्टि मनुष्यों की तुलना में 2 गुना ज़्यादा होती है। बाघ के कान के पीछे एक धब्बा होता है, जिससे उसकी मां उसके धब्बे से उसको पहचान लेती है। अतः वयस्क होने पर वह धब्बा गायब हो जाता है। बाघ भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालने में माहिर होता है और यह दूसरे बाघों से संवाद करने के लिए दहाड़ता है। अब हम बात करते हैं गैंडा के बारे में। तो स्थल मंडल पर दूसरा सबसे बड़ा और भारी जीव है। गैंडे की औसत आयु लगभग 50 वर्ष होती है। इसके जो सींग है वो नाक के ऊपर पाया जाता है। यदि इसका एक सींग टूट जाए तो नया सींग आ जाता है, और इसका एक सींग उसी तत्व का बना होता है जिस तत्व का हमारा नाखून। गैंडा एक सींग या फिर 2 सींग का भी हो सकता है। इसकी मादा का गर्भधारण काल 16 माह का होता है। रफ्तार इसकी 50 किलोमीटर की रफ्तार होती है। चमड़ी की मोटाई इसकी 1.5 सेंटीमीटर होती है। यह एक शाकाहारी जीव है। गैंडे के झुंड को क्या कहते हैं? तो गैंडे के झुंड को हम क्रैश कहते हैं। काले गैंडे आपस में लड़ते रहते हैं। इसके नर की 50% मृत्यु लड़ने की वजह होती है और मादा की आपका 30% लड़ने की वजह से होती है। इसका गर्भधारण काल 14 से 18 महीने का होता है। इसके बच्चे कितने समय में समूह को छोड़ देते हैं? तो 2 से 4 साल में गैंडे के बच्चे समूह को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं जिराफ के बारे में। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। ऊंचाई लगभग इसकी 5 मीटर होती है। आयु लगभग 25 साल होती है। एक दिन में सामान्य जिराफ 35 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। आनुवंशिकता का अध्ययन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं आनुवंशिकता का पता लगाने के लिए, जिराफ पर किसने प्रयोग किया? तो लेमार्क ने किया। जब यह चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। इसकी मादा खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है। जन्म के 1 घंटे के पश्चात ही इसके बच्चे चलने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेंगुइन के बारे में। तो यह जीव पक्षियों से थोड़ा अलग होता है। यह ना उड़ने वाला पक्षी होता है, यह पानी में तैर सकता है। यह बर्फीले इलाके में पाया जाता है और ये अंडे देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। यह सामान्यतः समूह में पाया जाता है। पेंगुइन एक मांसाहारी पक्षी है जो अधिकांश
जो अधिकांश समुद्री मछली को खाता है और ये 30 मछली को एक दिन में खा जाता है। कंकड़ पत्थर को भी ये खा सकता है। क्लाइमेट यानी जलवायु के स्थान को छोड़कर ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपका अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डॉल्फिन के बारे में। तो यह पानी में रहती है और बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए इसे स्तनधारी श्रेणी में रखा जाता है। आयु लगभग इसकी 50 साल होती है। अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। समुद्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं माना जाता, बल्कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच में जो अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे हम सूसू के नाम से जानते हैं, इसी को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं मोर के बारे में। तो यह हमारा राष्ट्रीय पंछी है। इसे भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। इसके पंख नीले व हरे रंग के होते हैं। इसके सिर पर मुकुट पाया जाता है। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। यह प्रत्येक वर्ष अपने पंख छोड़ता है, नए पंख उगाते हैं। यह एक सर्वाहारी जीव है, क्योंकि ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकृति का जीव ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगभग 30 फीट नीचे जमीन के अंदर चली जाती हैं। रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट होती है। इस पौधे के तने में जल संचित रहता है। जब स्थानीय निवासियों को पेयजल या संकट या फिर हम कहते हैं जल संकट पैदा होता है, तो इसका प्रयोग वे करते हैं। तने से संग्रहित जल को पीने के लिए वे अपने साथ में एक चाकू एवं छोटी पाइप को रखते हैं। अब हम बात करते हैं घटपर्णी पौधा या शिकारी पौधा के बारे में। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा मूलतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। यह पौधा मेंढकों, चूहों, कीड़े मकोड़ों एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा एक लंबे घड़े की आकृति का होता है और उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे आकर्षित होकर के ये जीव इसके पास आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी बनाता है और वह भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। घटपर्णी पौधा के अन्य नाम हैं नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, डोसेरा। घटपर्णी पौधा में पत्तियां पाई जाती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं खेजड़ी के वृक्ष के बारे में। तो यह वृक्ष भारत में राजस्थान राज्य के थार के मरुस्थल में पाया जाता है। इस पौधे की भी जड़ें गहरी होती हैं, यहाँ भी पानी का अभाव होता है। खेजड़ी की लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े मकोड़े नहीं लगते। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। इसके तने की छाल का इस्तेमाल दवा बनाने के काम में किया जाता है। यह एक छायादार वृक्ष है और इसकी छांव में स्थानीय निवासियों के बच्चे खेलते कूदते हैं। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला पेड़ है। यह राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी और जल की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। यह एक बड़ा छायादार वृक्ष होता है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं लाइकेन के बारे में। तो यह एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीवता का परिणाम होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए यह भोजन नहीं बना पाता और सड़ी गली लकड़ियों पर यह उगता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बना लेता है, लेकिन उसके पास आधार यानी उगने का संकट होता है। कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। लाइकेन के बारे में बात करें तो ये वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। जब वातावरण में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन सूख जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है। SO2 को हम स्टोन कैंसर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पीपल। तो पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। पीपल के वृक्ष की जड़ का विस्तार काफी दूर तक होता है।
अब हम बात करते हैं बरगद के बारे में। तो बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पक्षी रहते हैं एवं घोंसला बनाते हैं। बरगद के तनों से स्तंभ या मूल जड़ निकलती है जो तनों को सहारा देने का कार्य करती है। इसकी जड़ें काफी दूर तक फैली होती हैं एवं गहरी भी होती हैं। पीपल, बरगद, नीम को पर्यावरण का मित्र वृक्ष भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा के बारे में। तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का हम आतंकवादी कहते हैं, यानी यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का या सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहा जाता है। 1976 में सामाजिक वानिकी दिवस मनाया गया। यह पौधा जल अधिक पीता है एवं जल का अपव्यय अधिक करता है। यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जड़ें लगातार जल का अवशोषण करती हैं और इसकी पत्तियां जल का तेजी से वाष्पीकरण करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोटन के बारे में। तो यह पौधा किसी मूल पौधे के साथ में बो दिया जाए तो मूल पौधे को कब पानी की आवश्यकता है उसकी सूचना ये दे देता है। इस पौधे की जड़ें काफ़ी उथली हुई होती हैं और पानी की कमी होने पर यह पौधा सूखने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करनी है। इसे हम एक जल सिंचक पौधे के रूप में भी जानते हैं। हम बात करते हैं जेट्रोफा के बारे में। तो यह मूलतः ब्राज़ील का पौधा है और इस पौधे के माध्यम से हम बायोडीजल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।